नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा आपकी होनी है, इसके लिए संविधान में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य के मध्य संबंध, न्यायिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन, सर्वोच्च न्यायालय और भी कई सारे अन्य जो टॉपिक्स हैं, हम उन सब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? इसको शुरू करें। इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर आरओएआरओ किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि संपूर्ण इतिहास आप कवर करें और आपको पता होगा यूपी पीसीएस हो या आरओएआरओ हो, हर एक परीक्षा के लिए इतिहास काफी महत्वपूर्ण विषय है और बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप केडी क्लासेस एप्लीकेशन में जा सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इस बैच से जुड़ने के लिए KD02 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है? इसमें हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, टाइप्ड नोट्स, ताकि आप इनको डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकें। इसके अलावा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, ये बैच भी आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। ये बैच भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी में आपको पता होगा टोटल 35 अंकों का यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर पूछा जाता है। यूपी जीके 20 अंकों का, कंप्यूटर 15 अंकों का। ठीक है? अगर आप इस कॉम्बो बैच से जुड़ना चाहते हैं तो KD21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो ये बैचेस हैं, आप चाहें तो एप्लीकेशन में जाके इनसे जुड़ सकते हैं। और ये जो पॉलिटी का या हम कहें संविधान का संविधान के जो टॉपिक्स हैं, जैसे संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, इन सभी के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। तो बात अल्पसंख्यकों की हो रही है, तो एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में। ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 30। ये कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट देखो दूसरा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, ये सवाल पूछ रहा है। ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ हाई कोर्ट को, दोनों को। अच्छा, ये दोनों मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद नंबर 32 और एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 226, 226। ये जो आर्टिकल 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का आदेश देता है। और ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 226, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए हाई कोर्ट जाया जा सकता है, इसकी बात करता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 32 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है? फंडामेंटल राइट से। तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। 3 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सवाल सिंपल है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक पूछ रहा है आपसे। न्यायपालिका है, कार्यपालिका, या फिर संसद है, या फिर न्यायाधीश? आंसर होगा न्यायपालिका। संरक्षक बोला है, आर्टिकल नंबर 32 आपको तुरंत याद आना चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है? और इससे संबंधित जो भी फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी वाद हैं, उन वादों को आप ध्यान रखना, क्योंकि उनसे उनके ईयर या फिर उनसे संबंधित जो वाद योग्य परिणाम आए हैं, वहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? इन सभी को मैंने आपको पॉलिटी के बैच में डिटेल में कवर कराया है, इसलिए हाँ, तो अगर आप वहां से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यूपीएसआई वगैरह के लिए, यूपीएसआई की वैकेंसी जो आई हुई है, पॉलिटी को अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन बैच से पढ़ सकते हो। ठीक है? एप्लीकेशन में आपको बैच मिल जाएगा पॉलिटी का, वहां से पढ़ सकते हो। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यायपालिका को। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर मंत्रिमंडल है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ तो बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसे मूल अधिकारों का संरक्षक तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसे संविधान का अभिभावक कहा जाता है। संविधान का अभिभावक।
ठीक है, तो ये शब्द भी आप याद रखो, आपसे पूछा जाता है। 5वें नंबर में आ जाओ जरा। 5th नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? सवाल सिंपल है, न्यायपालिका को। 6ठे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक, ये दोनों ही शब्द आप याद रखोगे। भारत के संविधान का अभिभावक और फंडामेंटल राइट्स का रक्षक, ठीक है? संसद को नहीं कहा जाता है, महान्यायवादी को भी नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को, यानी छठे का हो जाएगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? के एम मुंशी। के एम मुंशी का मतलब है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल थे। अच्छा, बात प्रारूप समिति की आ गई है, तो दो तीन बातें आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ये मैंने लिख दिया प्रारूप समिति, ठीक है? अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ ये जो प्रारूप समिति है, इसका गठन ये कब हुआ था? आप बताओगे 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1947 1947। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो अंबेडकर साहब हैं, संविधान में किस क्षेत्र से गए थे? ये दरअसल पहले पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र से चुने गए थे और इसके बाद फिर संविधान सभा में ये बम्बई से चुने गए थे। बम्बई से, चूंकि पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र था, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। इस वजह से फिर भारतीय संविधान सभा में इनको मुंबई से लाया गया था, एम आर जयकर की सीट से। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? और इसमें 7 टोटल सदस्य थे। तो पहले वाला तो सही हो जाएगा। दूसरे में आओ, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था संस्तुति की गई थी। हाँ, ये भी ठीक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। ये इसको याद रखिएगा। भारत की न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका से मेरा आशय है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? तो डी गलत हो जाएगा, बाकी सही हैं सभी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन सा फंडामेंटल राइट है? 1 मिनट। हाँ, ठीक है। कौन सा अधिकार है? कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, या फिर मौलिक अधिकार, या फिर सांविधिक अधिकार, या फिर उपर्युक्त सभी? देखो, आर्टिकल नंबर 32 ये अपने आप में भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। और मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा सनम, ठीक है? अब सा से क्या हो गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ना से नागरिकता, और मा से मौलिक अधिकार। ये है भाग 1 में, ये है भाग 2 में, ये है भाग 3 में। तो भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक। और इन्हीं 35 के बीच में आर्टिकल एक आता है 32। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, और ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? देखो, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार, इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन इस उत्तर का सही उत्तर होगा, ये है मौलिक अधिकार। ठीक है? बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 9th में आ जाओ। 9th में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है, ये तो गलत है। संपत्ति का अधिकार, ये भी गलत है। ये तो अब है ही नहीं अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट, ये तो विधिक अधिकार है ना? ये विधिक अधिकार हो गया है। समानता का अधिकार, ये भी गलत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही सही होगा। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है आर्टिकल नंबर 32। तो डी सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को। तो आर्टिकल 32 यही सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14, 15, 19, ठीक, ये सारे गलत हैं। आर्टिकल 32 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये कथन दिए गए हैं, इन कथन और कारणों को सही स्पष्ट व्याख्या के साथ आपको सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले पहला कथन पढ़ो। संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ये भी सही है, और ये कारण भी सही है। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 को ध्यान से पढ़ो, सवाल अच्छा है। कह रहा है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को
मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन पढ़ो। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार प्रक्षालित उत्प्रेषण रिट को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का आदेश दिया जाता है, शक्ति प्रदान की जाती है, तो वो ये रिटें दी हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण। दूसरे में आ जाओ। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना सकती है और किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ये भी ठीक है। तो एक और दो दोनों सही होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का, है ना? एक और दो दोनों। अच्छा, यहाँ पर ये दिया है, इस शब्द को पकड़ो जरा। कह रहा है संसद को अधिकार है कि वो कानून बना के अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था पॉलिटी बैच में, 139। ये आर्टिकल 139 क्या कहता है पता है आपको? दरअसल आर्टिकल 139 में कहा गया है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की अधिकारिता को बढ़ा सकती है। तो ये आर्टिकल आपसे बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक। 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? कौन सा आर्टिकल है जिसके आधार पर वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है? बात हो रही है उच्चतम न्यायालय की, अर्थात आर्टिकल 32 सही हो जाएगा। ठीक है। अगर यही हाई कोर्ट की बात होती तो आर्टिकल नंबर 226 सही हो जाता। ठीक। 14 में आ जाओ। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? कोई व्यक्ति है, इसे जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट फिर एक रिट जारी करता है और कहता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि इसे ही कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा तात्पर्य है जो आपने बंदी बना रखा है उसे प्रत्यक्ष करो मेरे सामने, और इसी को कहा जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर लेके आओ मेरे सामने। ठीक। तो ये सही हो जाएगा बी पार्ट। 15 देखो, 15 क्या कह रहा है? कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जस्ट वेट, किस रिट को जारी कर सकता है ना? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, जस्ट वेट, हाँ ये दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति है, उसकी बॉडी को फ्री करना, बॉडी को फ्री करना, यानी यहां भी सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है? 16 में कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? मैंडमस है, क्वो वारंटो है, हैबियस कॉर्पस है, या फिर सर्सियोरैरी है? अब कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको लेनी है, इसके लिए आपको इंग्लिश शब्द पता होनी चाहिए कि मैंडमस किसे कहा जाता है, क्वो वारंटो किसे कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस क्या है, सर्सियोराई क्या है। ठीक। तो ये लिखा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब सीधा सा होता है, गौर करना, 16 का, इसका सीधा सा मतलब होता है मैंडमस, ये है परमादेश। क्वो वारंटो, इसका मतलब क्या होता है? क्वो वारंटो का मतलब होता है अधिकार, अधिकार प्रच्छालेख। अधिकार प्रच्छालेख का मतलब है अधिकार को पूछ लेना। इसमें कहते हैं, कोर्ट रिट जारी करके कहता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, यानी कोई व्यक्ति जब कभी किसी भी पद का दुरुपयोग करने लगे या फिर ऐसे ही, उसको अथॉरिटी नहीं है उस पद पर काम करने की, लेकिन ऐसे ही वो किसी भी काम को करना शुरू कर दे, तो उसी को कहते हैं कोर्ट रिट जारी करता है और पूछता है उस व्यक्ति से, उस अथॉरिटी से, कहता है बाई व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, यानी अधिकार को पूछना। ठीक। हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी जिसे आपने सशरीर बंदी बना रखा है उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो, ये हैबियस कॉर्पस है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूछा है। अच्छा, ये लिखा लिखा है सर्टियोररी, इसका मतलब क्या होता है? सर्टियोररी का मतलब होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक। अभी हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। 17 कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है? बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। परम आदेश है ये मेरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। ठीक, पूर्णतया सूचित कीजिए किस अधिकार से हम आदेश देते हैं, क्या होगा इसका सही उत्तर, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17। परमादेश का मतलब हो जाएगा वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब मना करना, पूरी तरह से मना करना। ठीक, आगे लिखा है, जस्ट वेट, आगे लिखा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतया सूचित किया जाए, टू सर्टिफाई, इसका मतलब होता है। अच्छा, अधिकार प्रक्षालित मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, इसका सीधा सा तात्पर्य है किस अधिकार से, अधिकार को पूछना, मतलब किस अधिकार से। अच्छा, यहाँ पर लिखा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। सही उत्तर अब आप मैच करा लेना, ठीक है। 18 में आ जाओ, 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बिल्कुल ठीक है। परमादेश, वी ऑर्डर या वी कमांड, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। ठीक, तो टू बी सर्टिफाइड गलत हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क, ये भी सही है। सी पार्ट इसका सही होगा उत्तर, यानी कि गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। सवाल अच्छा है ये, आपसे आयोग द्वारा पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखोगे। किसे कहा जाता है पोस्टमार्टम, क्या पता है आपको, ये कहा जाता है उत्प्रेषण को। ठीक है, 20 देखो, 20 नंबर, 20 में क्या कहा है, 20 में कहा है कि ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, अ, जिसमें कार्यपालिका से ये कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे, उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, इस रिट को क्या कहा जाता है। दरअसल इसे कहा जाता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ऊपर बैठी कोर्ट्स हैं, वो नीचे वाले कोर्ट से कह रही हैं कि आप ऐसा करिए, एक तरह से ये ऑर्डर दे रही हैं। ठीक है, यही तो कहा गया है कि न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और कार्यपालिका से ये कहा जाता है, यानी कि जस्ट वेट, कार्यपालिका से ये कहा जा रहा है, यहाँ पर आप ले लो कार्यपालिका, इससे कहा जाता है कि ऐसा करें, तो ऊपर से आदेश दिया जा रहा है, आदेश देने का मतलब है ऑर्डर, है ना। और ऑर्डर दिया जा रहा है तो फिर आ जाएगा आपका मैंडमस, यहाँ पे मैंडमस का मतलब ये होता है वी ऑर्डर टू डू दिस, हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा करिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय, कोई नीचे व्यक्ति है या फिर संस्था है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके लिए एक लेख जारी करता है या फिर एक रिट जारी करता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आदेश ऊपर से आ रहा है, मतलब हो जाएगा परमादेश। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, कह रहा है कि सही मिलान करो, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आपको पता होना चाहिए, ये 29 और 30 आर्टिकल में आता है, ये वाला आर्टिकल सही हो जाएगा। ठीक, तो ए का हो जाएगा चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आप सबको पता होगा, ये आ जाएगा। बी का हो जाएगा तीसरा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 से 18 तो है नहीं, शोषण 23 और 24 में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला। तो अब आप यहाँ से मैच करा लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23, 23, 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। मौलिक अधिकारों की व्यापकता की जो घोषणा हुई है, वो हुई है चंपकम दोराई केस 1951 में, बी पार्ट इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बात ये है, अगर आप 23 में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे चंपकम दोराई सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, ये सारे के सारे केसेस मैंने आपको पॉलिटी के बैच में कराए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां से रिवाइज जरूर करिए अगर आप हमारे बैच से जुड़े हैं। तो देखो, कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा किस केस में की गई है, तो ये की गई है चंपकम दोराई केस। 24 देखो, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो बहुत सारे ऐसे वाद हैं, जैसे एक वाद है केशवानंद भारती वाद, ये जो केशवानंद भारती वाद है 1973 1973 का है,
ठीक है? गोलकनाथ है, सज्जनवाद है, तो ये सारे के सारे जो वाद हैं वो ईयर्स में भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए और अब आपसे कहेगा कि इन वादों को उनके क्रमानुसार क्रम में सजाइए। ठीक? तो ये सारे के सारे आपको पता भी होने चाहिए। जैसे 25 नंबर देखो, उसी प्रकार का सवाल है। कह रहा है कालानुक्रम में सजाओ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संकेत तो आपको पता होना चाहिए। शंकरी प्रसाद कब हुआ था? 1951, 1951। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1965, 1965 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार, तो गोलकनाथ और पंजाब, गोलकनाथ ये 1967 का है। केशवानंद भारती 1973। तो 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। ठीक है? कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? बात हो रही है यहाँ पर डीपीएसपी की। अब मैं आपको लिए चलता हूँ डीपीएसपी में। डीपीएसपी का सीधा सा मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, या सिद्धांत कह लो आप। तो ये जो तत्व हैं संविधान के किस भाग में है? आप बताओगे भाग है 4। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ दे कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या बताओगे आप? ये हैं आर्टिकल, चूंकि 12 से लेकर 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये हो जाएंगे 36 से लेकर 51 तक। स्रोत क्या है, यानी हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया है, ये सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से। और आयरलैंड से ने कहाँ से लिए थे? स्पेन से। ये जो डीपीएसपी हैं, कहते हैं कि जब भी कभी स्टेट पॉलिसी बनाता है तो इन्हीं डीपीएसपी को अपने पास रखता है। उन पॉलिसीज में डीपीएसपी के सिद्धांत झलकते हैं। ठीक है? इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये राज्य के लिए एक सकारात्मक होता है। साथ ही साथ डीपीएसपी गैर वाद योग्य होते हैं। गैर वाद योग्य यानी कि अगर सरकार किसी वादे को पूरा नहीं कर रहा है तो फिर आप उन वादों को लेकर, उस समस्या को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। अब वापस आओ जरा। डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। केवल राजनीतिक नहीं है, गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक भी नहीं है, गलत हो जाएगा। गांधीवादी प्रजातंत्र, ये भी गलत है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यही सही होगा। 27 देखो, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? पढ़ो जरा इसको। ऑप्शन: एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी सही है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का मतलब धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है। मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे अपने बैच में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देते हैं, धर्म को प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता देते हैं, उसे प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन धार्मिक राज्य को इस्टेब्लिश करने की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है? बल्कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सारे सही हैं, लेकिन सी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है? ये मैंने आपको मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में मुख्य अंतर क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक। एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर आओ, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, ये है एफआर यानी मौलिक अधिकार, और यह है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों ही हमारे अधिकार हैं, लेकिन इन दोनों अधिकारों को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया गया था। ये आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक। अब अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आपको पता होगा ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ये कल्याण को तो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये कल्याण कैसा? ये कल्याण होगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत अर्थात आपसे अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस प्रकार के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? व्यक्तिगत। लेकिन अब आ जाओ डीपीएसपी। डीपीएसपी भी प्रोत्साहित करता है कल्याण को, लेकिन ये जो डीपीएसपी में दिए गए तत्व हैं, ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कहा जाता है कि ये नकारात्मक हैं। नकारात्मक, जबकि डीपीएसपी कैसे हैं? ये सकारात्मक हैं। ठीक है? मैंने आपको थ्योरी में भी ये सारी बातें आपको पढ़ाई हुई हैं, तो आप वहां से एक बार चेक करिए और रिवीजन करिए, क्योंकि थ्योरी से इस प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं जैसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? तो पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त
राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। क्या ये सही है? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। जबकि फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है, इसीलिए कहा गया है फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य हैं। और जबकि डीपीएसपी ये गैर वाद योग्य हैं। ठीक है, सी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, 29 नंबर कह रहा है कि निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य तो है नहीं, अवाद योग्य होगा, यही सही है ना? 29 क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट। 30 देखो, 30 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि इनको पढ़ो और बताइए कि कौन से कथन सही हैं। कह रहा है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या ऐसा है? विधायिका के कर्तव्यों पर कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं, ये गलत है। और आगे दिया है कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी पार्ट सही होना चाहिए। 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 31। 31 में कह रहा है कि भारत के संविधान के का एक भाग है, भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन से सही है कौन से गलत हैं। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे? नहीं, ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 31 के 2 में आओ। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। दूसरा, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही है। कहते हैं कि जो डीपीएसपी में तत्व दिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पोर्शन दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी में झलकते हैं। जैसे रोजगार देने की बात तो आपने मनरेगा वगैरह का नाम सुना होगा, है ना? ये रोजगार देने का काम कर रही है सरकार की कुछ योजनाएं। इसके अलावा शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से असक्त लोगों की मदद करना, या फिर आपने पंचायती राज की स्थापना, ये भी आर्टिकल नंबर 40 में है, इसी डीपीएसपी में है। तो सरकार ने पंचायती राज का गठन किया हुआ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे होंगे, ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी के जो तत्व दिए गए हैं, वो तत्व सरकार बनाने और साथ ही साथ सरकार की पॉलिसीज में झलकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, पहला गलत होगा। ठीक है, 31 का सही उत्तर होना चाहिए 2 और 3, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? ये है 39, 38, 36 और 37। ये चार के चारों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। मैंने लिखा अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। 36 में क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। आर्टिकल नंबर 36 में क्या है? 36 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है। 37 में आओ जरा, यहाँ पर क्या कह रहा है? डीपीएसपी का न्यायालय में वाद योग्य ना होना, ये 37 में है। यानी कि डीपीएसपी डीपीएसपी का न्यायालय में न्यायालय में वाद योग्य न होना, याद रखिएगा। अब आ जाओ 38 में। 38 क्या कह रहा है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है स्टेट की। अब यहाँ पर आओ, आर्टिकल नंबर 39 लिखा है आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये 39 का है। समान वेतन स्त्री और पुरुष को प्रदान करना, ये आर्टिकल नंबर 39 में दरअसल कई सारे क्लॉजेस हैं, उसी का एक पार्ट है। तो लिख लो, समान वेतन उपलब्ध कराना। और ये समान वेतन किसके लिए? स्त्री और पुरुष को समान कार्य के बदले समान वेतन, साथ ही साथ आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये 39 में है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा था कि न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है 37 में। 33 में आओ, 33 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है।
कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही है। तो बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 में आओ, कह रहा है कि 34 नंबर में राज्य की जो डीपीएसपी तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ये कथन दिए हैं। कह रहा है कि सही बताओ। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करना। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सिबल नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। 34 का बी हो जाएगा, है ना? एक मिनट, एक और दो सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन से कथन सही नहीं है। अब यहाँ कथन पढ़ो जरा। सबसे पहला पढ़ो, कह रहा है राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को वो लागू करे। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे मतलब क्या है? जस्ट वेट, क्या कह रहा था? सही नहीं है ये कह रहा है ना। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करे। बिल्कुल सही है। यह देश के सुशासन में मौलिक है। ये भी ठीक है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। कानूनी कर्तव्य नहीं, क्योंकि ये वाद योग्य है ही नहीं, तो फिर कानूनी कर्तव्य कहाँ से आ जाएगा? यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है। ये भी सही है। सी गलत होगा। 36 देखो, 36 नंबर कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ पर है पता है आपको? ये न सिर्फ डीपीएसपी में है, बल्कि ये प्रस्तावना में भी है। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसे ही कहा जाता है संविधान की कुंजी। तो डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों में है। यहाँ पर डीपीएसपी भी दिया है, प्रस्तावना भी दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको डीपीएसपी को चूज करना पड़ेगा। देखो, अगर यहीं पर ऑप्शन ऐसे होता कि नीचे कूट दिए होते ए और बी दोनों, सी और डी दोनों, ए और डी दोनों, तो हम ए और डी को चूज करते। लेकिन जब दोनों दिए हो तो आप केवल और केवल डीपीएसपी को चूज करोगे। ठीक है। इस प्रकार के सवाल आयोग के द्वारा पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट देखो, 37 राज्य के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो मैंने क्या बताया था अभी, ये डीपीएसपी में भी है और प्रस्तावना में भी है। तो अब इस स्थिति में आप क्या करोगे? प्रस्तावना को ही कहा जाता है उद्देशिका। उद्देशिका, भूलिएगा नहीं। ठीक है। तो 37 में आप क्या चूज करोगे? ए पार्ट चूज करोगे। 38 में आ जाओ। संविधान का कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित किया गया है? प्रस्तावना भी है और नीति निर्देशक तत्व भी हैं, तो आप क्या चूज करोगे? डीपीएसपी। ठीक। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पर दूसरा मैंने सवाल लिया हुआ है। कह रहा है कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में भी, मौलिक अधिकार में नहीं, डीपीएसपी में भी। तो अब यहाँ पर एक और दो चूंकि कूट दिया हुआ है, तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा, यानी डी पार्ट। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? कौन से भागों में इनको विभाजित किया जाता है? ये आपको पता होगा। तीन भाग हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय वाले सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। जस्ट वेट, देखो यहाँ पर समाजवादी भी सही होगा, उदार बौद्धिक सही होगा, गांधीवादी सही होगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। 40 में देखो, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमने कहाँ से ली है? कहाँ से लिए गए हैं प्रेरणा? अभी मैंने आपके वो सबसे पीछे बताया था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है। डी पार्ट इसका सही होगा, और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। 42 देखो, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से अपनाया गया है? किस देश से अपनाया गया है ये पूछ रहा है ना? देखो, यहाँ पर आओ जरा, मैं बात कर लूं थोड़ी सी आपसे डीपीएसपी की। हालांकि डीपीएसपी मैंने आपसे बात की थी, ये लिए गए हैं आयरलैंड से, आप सबको पता होगा। आयरलैंड से। ठीक है। अगर हम बात आपसे फंडामेंटल राइट्स नहीं, बल्कि हम आपसे बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना के संबंध में आप दो डेट याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ, प्रस्तावना को ही कहा जाता है उद्देशिका, अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? कब इस प्रस्ताव को पेश किया गया था? सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है। ये पेश हुआ था 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 नेहरू साहब ने पेश किया था। ठीक है। और पास कब हुआ संविधान सभा से? तो ये पास हुआ था 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947। और अगर हम आपसे पूछें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो एक शख्स हैं, इनका नाम है नाना पालकीवाला। इन्होंने कहा है, नाना पालकीवाला। अब वापस आओ, सही उत्तर क्या होगा 42 का? 42 का सही उत्तर होना चाहिए आयरलैंड। 43 देखो, 43 में कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार कहाँ से है? आयरलैंड से है। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है? नहीं, वाद योग्य नहीं है ये। 45 आओ, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ये टीपीएसपी ही आधारभूत हो सकते हैं। ठीक, इसी में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। 46 देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? आपको पता होगा, एक आर्टिकल हमने आपको बताया था। कौन सा आर्टिकल है ये? आओ जरा समझते हैं। एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद, देखो, एक तो मैंने आपको बताया था 39 का सी, और एक अनुच्छेद बताया था 39 का डी। ये सी और डी क्या है? दरअसल सी है अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें लिखा है कि अर्थव्यवस्था का विकास सरकार ऐसे करे कि धन का संकेंद्रण आम जन के खिलाफ ना हो। अर्थात इसमें धन के संकेंद्रण की बात की गई है। धन का संकेंद्रण आम जन के खिलाफ, आम जन के खिलाफ ना हो। तो यहाँ पर आओ 39 के डी में, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है स्त्री पुरुष को समान काम के बदले समान वेतन। समान काम है तो फिर समान वेतन भी मिलना चाहिए। ये किसके लिए है? ये स्त्री के लिए है और पुरुष के लिए है। ठीक है, वापस आ जाओ। जस्ट वेट, कौन सा क्वेश्चन था? 46। धन का संकेंद्रण, ये डीपीएसपी के विरुद्ध है। 47 देखो, 47 में कह रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पे? डीपीएसपी में। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक आर्टिकल बताया था, समान काम के बदले समान वेतन। तो ये है 39 का डी, इसको भी याद रखना, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो ये नहीं है, ये तो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 20 संभवतः, चूंकि वहां पर आपको दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में कह रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये तो आर्टिकल नंबर 21 है, ये भी गलत है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी गलत है। पुरुष स्त्रियों को समान काम के बदले समान वेतन, डी पार्ट सही होगा, यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, नेक्स्ट देखो 49, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ, ये तो है। समान काम के बदले समान वेतन, यही नहीं है, बी पार्ट गलत होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, यही नहीं है, ये बी पार्ट सही होगा। फिर कह रहा है कानून के समक्ष बराबरी, ये भी सही है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। 50 में आओ, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई थी? डीपीएसपी के। और आपको पता होगा, एक आर्टिकल 40 ये है पंचायत से संबंधित, और आर्टिकल 44 ये है सीसीसी कॉमन सिविल कोड से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाओ। कह रहा है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में विभाजित है? छोटे छोटे गणतंत्र में विभाजित है भारत की ग्राम व्यवस्था, ऐसा किसने कहा है? दरअसल ऐसा कहा है चार्ल्स मेटकाफ ने। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखो और इनका ये डायलॉग याद रखो। भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में विभाजित है, ये किसने कहा है? ये कहा है चार्ल्स मेटकाफ ने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन, इसके फादर, इसके फादर के बारे में आपको पता होगा, आपने बहुत सारी जानकारियां इनके बारे में ले रखी होंगी। इनका नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। लगभग ये 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इसके अलावा इसी कार्यकाल के दौरान एक वर्ष आया 1882। ये 1882 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि
लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था। इन्हीं के द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। और इसी वजह से इनको कहा जाता है पिता। काहे का पिता? स्थानीय स्वशासन का फादर। तो वापस आ जाओ अपने सवाल में। क्वेश्चन नंबर 52 में सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 53 देखो, 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आर्टिकल है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। कौन सा आर्टिकल है इनमें से? एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये है पंचायती राज संबंधी। और आपको पता होगा डीपीएसपी के बारे में। ये आर्टिकल कहाँ से है? कौन से भाग से है? डीपीएसपी वाले भाग से है, भाग 4। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करता है और इसी आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात की गई है। ठीक है। 53 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अच्छा, पंचायती राज की शुरुआत जब की गई थी तो तो स्वतंत्र भारत में 2 कार्यक्रम शुरू किए गए थे। पंचायती राज के लिए, या हम कहें स्थानीय स्वशासन के लिए, या हम कहें ग्रामीणों को अधिकार उनके हाथ में देने के लिए 2 स्वतंत्रता के बाद कार्यक्रम शुरू हुए थे। एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में, ये कार्यक्रम आपसे पूछा जाता है, और एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1953 में। ठीक है। 1953, ये दोनों ही कार्यक्रम आपको याद रखने पड़ेंगे। 52 में कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था? इसको कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1953 में। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? चलो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट देखो 54 नंबर, 54। अगला सवाल है 54, कह रहा है कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 40। ये राज्य को सार्थक कदमों के लिए परामर्श देता है। किसकी परामर्श देता है? आर्टिकल नंबर 40, ये अभी मैंने बताया था, ये पंचायती राज का परामर्श देता है और राज्य से कहता है पंचायती राज को लागू करिए। समान सिविल संहिता गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन, यही सही होगा। नगर पालिका भी गलत होगा। कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। बी पार्ट आपका सही होगा। ठीक है। 54 का बी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि पंचायती राज को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? पंचायती राज कहाँ पे है? क्या मूल अधिकारों में है? गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? ये भी गलत है। नीति निर्देशक तत्वों में है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे ये नहीं पूछा है कि पंचायती राज कहाँ है। अगर यही पूछा जाता तो आंसर हो सकता है सी पार्ट हो जाता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज की बात की गई है। लेकिन आपसे पूछ रहा है स्थानीय इकाई के रूप में गठित किया गया है, तो गठित किस माध्यम से किया गया है? ये एक अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है। डी फॉर डॉग, ये डी पार्ट सही उत्तर होगा। अच्छा, यहाँ पर आओ जरा, मैं कुछ बातें आपसे कर लूं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सन कौन सा है? 1992। अच्छा, ये जो अधिनियम है, क्या मुझे बता सकते हो कि ये लागू कब हुआ? ये लागू कब हुआ? चूंकि पंचायती राज से संबंधित है, तो 24 अप्रैल 1993, 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक इसमें अनुच्छेदों को जोड़ा गया है? आर्टिकल है 243 से लेकर 243 का ऋण। इन आर्टिकल्स को जोड़ा गया है संविधान के भाग 9 में। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल हैं 16 अनुच्छेद। ठीक है। 16 आर्टिकल्स हैं। और इसमें इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो पंचायतों को सौंपे गए हैं 29 विषय। याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि 1952 में जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आपने नाम सुना होगा इसका। ये शुरू कब हुआ था? 1992, 1952।
अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इस जस्ट वेट, मैंने गलत बोल दिया। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 1952 में शुरू किया गया था। ठीक। 1952 में तारीख कौन सी थी? 2 अक्टूबर। ये तारीख याद रखना, कभी-कभी पूछ ली जाती है। क्या मुझे बता सकते हो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने विकास खंडों में शुरू किया गया था? कितने विकास खंड थे? ये 55 विकास खंडों में शुरू किया गया था। और याद रखिएगा, एक प्रखंड में लगभग-लगभग 100 गाँव आते थे। 100 गाँव एक खंड में शामिल किए गए थे। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 56 देखो, 56 में क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल का मतलब क्या है? ऊपर है केंद्र, सबसे ऊपर केंद्र, फिर इसके बाद स्टेट यानी कि राज्य, और तीसरी कौन सी सरकारें हैं? स्थानीय सरकारें यानी कि स्थानीय स्वशासन। और आपसे पूछा है कि ये स्थानीय स्वशासन यानी तृतीय तल, यही है तृतीय तल, ये कब जोड़ा गया था? ऑप्शन क्या कह रहा है? 1990 गलत है, 91 भी गलत है, 92 भी गलत है। हालांकि जो अधिनियम बिल आया था वो 1990, लेकिन आपसे पूछा है कि लागू कब किया गया, तो ये 1993 से लागू किया गया। ठीक है, 1993 से। तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का सही उत्तर होना चाहिए 1993। डी फॉर डॉग। अब यहाँ 57, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? फिर से वही उत्तर हो जाएगा 1993। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा संशोधन अधिनियम है जो भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? ये है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो आपको पता होगा 73rd और 74th, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 73 में क्या है? इसमें है पंचायती राज और इसमें है नगर पालिकाएं। ठीक है, तो आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 59। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला पढ़ो, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। 73वां हो 74वां हो, इसमें त्रिस्तरीय सरकारों का प्रावधान किया गया है। सेकंड में आ जाओ, कह रहा है कि यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नहीं भाई, ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, ये गलत हो जाएगा, है ना। दरअसल ये अधिनियम बना के संविधान में ऐड किए गए हैं, तो दूसरा गलत है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देता है। ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। 74वां जो है वो पंचायत शब्द यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए। अगर 74वां शब्द आ गया है तो नगर पालिकाएं यूज होना चाहिए। ठीक है, नगर पालिकाएं। तो यहाँ ये गलत होगा तीसरा। तो केवल और केवल एक सही है। 60 देखो, 60 नंबर, कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई ये पूछ रहा है आपसे, है ना। इसकी शुरुआत कब से हुई यही तो पूछ रहा है। 60, क्वेश्चन नंबर 60। जस्ट वेट, मैं आपको लिए चलता हूँ एक अधिनियम में। देखो, सरकार थी राजीव जी की, यानी राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी की सरकार थी, और आप सबको पता होगा राजीव गांधी की सरकार ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था। हालांकि एक्ट ना कहो इसे, एक्ट तो बाद में बनेगा, इसे आप बिल कहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए थे ये। लेकिन हुआ ये कि आपको पता होगा जब भी कभी बिल आता है, मान लीजिए ये बिल आया, ये बिल क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। अधिनियम ये कब बनेगा? जब ये बिल लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, और इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास चला जाए, और राष्ट्रपति भी इसे स्वीकृति दे दे, तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट। अगर इन तीनों में से कि कोई एक मुकर जाए और कहे कि हम भैया इसको पास नहीं करेंगे, तो फिर ये एक्ट नहीं बन पाएगा। याद रखिएगा, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? क्या ये एक्ट बन पाएगा अगर इन तीनों में से कोई एक मुकर गया तो? नहीं। इसी वजह से इन तीनों को मिला के संसद का निर्माण कर दिया जाता है। यही तीन संसद के अभिन्न अंग हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीन से संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना, और इन्हीं तीन से कानून बनता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से। तो ये बिल आया, 64वां संविधान संशोधन बिल विधेयक। ये गया लोकसभा में, पास हो गया, फिर ये गया राज्यसभा में,
पास नहीं हुआ। सरकार ने कई सारे विपक्षी दल थे, उन्होंने आरोप लगाया राजीव गांधी सरकार के ऊपर कि आपने जो ये पंचायती राज व्यवस्था ला रहे हो, इसमें कई सारी कमियां हैं और आप जानबूझ के केंद्र को मजबूत बना रहे हो। लिहाजा ये बिल नहीं बन पाया, ये अधिनियम नहीं बन पाया था। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है पंचायती राज की, वो 64वें संविधान संशोधन बिल से होती है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ठीक, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? संवैधानिक स्तर किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पंचायती राज का। तो आंसर हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखो 62, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था 73वां। ठीक है, आंसर हो जाएगा 62 का, 62 का सी पार्ट। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये पास भी हुआ था क्या? हाँ, ये पास हुआ था लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके बाद फिर ये लागू हो गया था। देखो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गौर करना, ये जो 73rd है, ये लोकसभा से कब पास हुआ? इसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे ये राज्यसभा से कब पास हुआ। फिर मुझे बताओ ये राष्ट्रपति से कब पास हुआ, यानी राष्ट्रपति ने इस अपनी स्वीकृति से कब दी, और इसके बाद फिर ये लागू कब हुआ। तो सबसे पहले मुझे बता दो लोकसभा से कब पास हुआ, फिर मुझे बताओ ये राज्यसभा से कब पास हुआ, इसे राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने अपनी स्वीकृति कब दी, और ये लागू कब हुआ। ये चार की चारों तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा से ये पास हुआ था पंचायती राज वाला संशोधन अधिनियम 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1992, 1992। राज्यसभा के पास पहुंचा, यहां से पास हो गया था 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1992। फिर इसके बाद ये पहुंचता है राष्ट्रपति जी के पास, यहां से ये पास हुआ 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 1993। और इसके बाद ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, और ये 24 अप्रैल है, तो ये तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 22 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो, अच्छा, एक मैं आपसे पॉइंट और डिस्कस कर लूं। हमारे यहाँ नगर पालिकाएं कितनी हैं? अगर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं 1992 की, तो क्या मुझे बता सकते हो हमारे यहाँ कितने प्रकार की नगर पालिकाएं हैं? नगर पालिकाएं, ये तीन प्रकार हैं इसके, तीन प्रकार याद रखो। पहला प्रकार नगर पंचायत है, नगर पंचायत। दूसरा प्रकार क्या है? नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। और तीसरा जो टाइप है वो है नगर पालिका निगम। ठीक है, ये क्या होते हैं, कब इनका गठन होता है, ये सारी बातें हमने आपको पंचायती राज में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप नोट्स निकाल के इनको पढ़िएगा। 62, 62 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। अब आ जाओ, हम आपको लिए चलते हैं 63 में। कह रहा है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध ये किससे है? 73rd का संबंध केंद्र राज्य से तो है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से भी नहीं है, संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकारों से भी नहीं है। ये आंसर होगा डी पार्ट, पंचायती राज व्यवस्था से। 64 में आओ, 64 में कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान किया गया है? आर्टिकल है 243, सबको पता होगा, 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, डॉट 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 243 हिंदी में बोले तो ड़ा, यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ो जरा। 65 देखो, 65 नंबर, कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अब इनको पढ़ो। अभिकथन ये कह रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन है भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन ने
पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ये भी सही है। ये इसका सही कारण भी है। क्यों आधार स्तंभ है? क्योंकि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 65। 66 देखो, 66 कह रहा है भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप याद रखिए, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे। एज इट इज इनको याद कर लो। सी पार्ट सही हो जाएगा। 67 देखो, 67 में क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस आर्टिकल के तहत प्रदान की गई है? अच्छा, ये लिखा है एच। एच का मतलब क्या होता है? पंचायतों में हाई टैक्स लगाने की शक्ति, यानी करारोपण। करारोपण, पंचायतों के पास करारोपण की भी शक्ति है। ई फॉर क्या है? ई फॉर है ईयर। ईयर का मतलब है पंचायतों का कार्यकाल। और एफ क्या है? फेल। फेल यानी कि अयोग्यता। अयोग्यता। और जी फॉर क्या है? ग्रेट पावर, यानी शक्तियां। शक्तियां। ठीक है, पंचायतों को दी गई शक्तियां। तो 29 कार्य कहाँ पे हैं? ये शक्तियों में ही आते हैं। डी पार्ट सही होगा। 68 देखो, 68 ये क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है क्या? लो जरा। पंचायतों के नियमित चुनाव हो, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण हो, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया जाए, ये भी ठीक है। 11वीं अनुसूची के, या हम कहें 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण हो, ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं, यानी डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 69 में आओ। 69 क्या कह रहा है? संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। ये किस में वर्णित है? 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं में, या फिर अन्य, जो भी ऑप्शन दिया हो। लेकिन यहाँ पे जो विषय हैं, पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य हैं, वो 11वीं अनुसूची में है। ए पार्ट इसका सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जस्ट वेट, एक मिनट। 69 क्या है इसका सही उत्तर? ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 70 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए हैं? पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 29। ठीक है, 29 विषय। अच्छा, ये जो 29 विषय है ना, इनको टोटल 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। 29 विषय हैं, और ये 29 विषय किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 243 का जी। ठीक। और ये जो 29 विषय हैं, इसे कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? इसे 4 भागों में। ये जो 29 विषय हैं, इनमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको मूलभूत कार्य कहा जाता है। मूलभूत कार्य की श्रेणी में कुछ विषय डाले जाते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत डाले जाते हैं। कुछ विषय 29 विषयों में ऐसे हैं जो कृषि और संबद्ध कार्य की श्रेणी में डाले जाते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो कि, या हम कहें जिन्हें उद्योग की श्रेणी में डाला जाता है। वापस आओ जरा। 70 का सही उत्तर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 71 71 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय तो है, ईंधन चारा है, तकनीकी परीक्षण भी है, लेकिन ग्रामीण खेल नहीं है। याद रखिएगा, ग्रामीण खेल ये गलत हो जाएगा। 72 क्या कह रहा है? 72 में कहा गया है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 243 का ए, ये ग्राम सभा की बात करता है, ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की बात करता है, ए फॉर असेंबली होता है ना। 243 का खा, यानी कि बी। बी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायतों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। और दिया है एक सी, ये पंचायतों की संरचना की बात करता है, तो ये सही होगा सी पार्ट। 73 देखो, 73वां। 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कौन बनाता है? ये बनाता है पंचायत। राज्य को दिया गया है, तो राज्यपाल तो बनाएगा नहीं, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। कोई भी उपबंध बोले या कानून बोले, कानून हमेशा याद रखो केंद्र का संसद में बनेगा, राज्य का विधानमंडल में बनेगा। तो बी पार्ट सही होगा।
74 देखो, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करता है। हाँ, ठीक है। ग्राम सभा एवं इस ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। 74 पूछ रहा है ना, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर सी पार्ट देखो, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो, स्टेट के लिए साफ साफ कहा गया है कि अगर आपकी इतनी आबादी है तो आप 2 स्तरीय पंचायतों का गठन करो, अगर आपकी इतनी आबादी है तो फिर आप 3 स्तरीय पंचायतों का गठन करो। साफ साफ दिया गया है, यानी राज्य को छूट दी गई है कि वो कहाँ पर 2 स्तरीय हो पंचायत और कहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत हो, इसलिए ये गलत होगा। चौथे में आओ, ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक है। अब देखो, आबादी का क्राइटेरिया दिया है, इसको भी याद रखना। 20 लाख से अधिक है, वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते हैं। ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है ना? नहीं दिया है, अच्छा, मैंने गलत पढ़ा था। जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है, वो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। सी गलत हो जाएगा यहाँ। 75 देखो, 75 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय नहीं, त्रिस्तरीय हमारे पास है ना। हमारे पास जो पंचायती राज है, बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। जैसे सबसे नीचे, इसके बाद मध्यवर्ती स्तर और उसके बाद जिला स्तर, यानी कि सबसे उच्च स्तर। तो द्विस्तरीय भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिया है स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ये दोनों गलत हो गए। इसमें आओ, ग्राम खंड जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना, सी पार्ट सही होगा। चतुर्थ भी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। 76 देखो, 76 नंबर में कह रहा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आओ, हम आपको एक आर्टिकल बताते हैं। एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 1, ठीक। इस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके बारे में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, हमेशा एक निर्वाचक मंडल करता है। अब ये जो निर्वाचक मंडल है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो हमेशा याद रखो, निर्वाचक मंडल में बात हम उपराष्ट्रपति की कर रहे हैं, तो इनके निर्वाचक मंडल में संसद के संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। अब दोनों सदन कौन कौन से हैं? तो दोनों सदनों में राज्यसभा भी आ जाएगा और लोकसभा भी आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कभी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसमें मनोनीत जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी लिया जाता है और निर्वाचित जितने भी सदस्य होते हैं उनको भी लिया जाता है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और उपराष्ट्रपति ये किस प्रणाली से चुना जाता है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आपको पता होगा, आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव और विधान परिषद के मेंबर्स का चुनाव। अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो आपको कितनी उम्र धारित करनी होगी? आपको 35 साल का होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने वाला होता है, उसे राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता भी होनी चाहिए उसके पास। चुने जाने की इसके पास योग्यता होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर इसके पास चुने जाने की योग्यता होगी तो क्या ये राज्यसभा का मेंबर होगा उपराष्ट्रपति? नहीं, हमेशा याद रखो, ये बंदा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब अगर इसका इलेक्शन हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको कुछ प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए और कुछ होने चाहिए अनुमोदक। अनुमोदक, तो कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 20। और कितने अनुमोदक होने चाहिए? 20। जब भी कभी इलेक्शन लड़ा जाएगा तो उससे पहले जमानत राशि जमा की जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो जमानत राशि है वो है 15,000 रुपया, जो कि आरबीआई में जमा होगी।
ठीक है? और भी कई सारी बातें हैं जो मैंने आपको पॉलिटी के बैच में कराया हुआ है। अगर आप इसको पॉलिटी के बैच को एसआई या फिर यूपीपीसीएस आदि बैचेस आदि परीक्षाओं के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 76 का सही उत्तर क्या होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? सीधे चुनाव होता है? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन भी नहीं होता है। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों के द्वारा इनका चुनाव होता है, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा बस यही लोग चुनते हैं, विधायक का कोई काम नहीं है। फिर कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट देखो 77। 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था 76 नंबर सवाल में। वही सवाल यहाँ पे आ गया। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? लोकसभा का सदस्य करेगा, राज्यसभा का सदस्य करेगा, विधानसभा का इसमें कोई काम नहीं होता है, ना ही विधान परिषद का होता है। तो 1 और 2 सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो 78। 78 में कह रहा है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे। हालांकि ये 2022 की बात है। अब ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है? 78। 79 देखो। 79 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष होता है इसका चुनाव, याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष का सीधा सा मतलब है कि जहां जनता वोट नहीं देती है। जैसे मैंने आपको पॉलिटी के बैच में बताया था चुनाव। भारत में सामान्यतया जो चुनाव होते हैं वो या तो अप्रत्यक्ष होते हैं या तो प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है? या तो प्रत्यक्ष होंगे और या फिर अप्रत्यक्ष होते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रत्यक्ष कहाँ पर होते हैं? प्रत्यक्ष का सीधा सा मतलब है कि जहां जनता पार्टिसिपेट करे, जनता भागीदार हो, यानी जनता सीधे सीधे लोगों को चुने। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां जनता भागीदार ना हो, भागीदार ना हो। तो फिर आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव यहाँ पर जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। आपने देखा होगा विधान सभा का चुनाव। ठीक है? विधानसभा का चुनाव जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। आपने पंचायती राज पंचायती राज का चुनाव कराए होंगे। कराए का मतलब आपने देखे होंगे, वोट डाला होगा, तो यहाँ भी जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे राष्ट्रपति को चुना जाना, राष्ट्रपति, यहाँ जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है। उपराष्ट्रपति का चुना जाना, यहाँ पर भी जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, अर्थात इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। साथ ही साथ विधान परिषद का चुनाव, विधान परिषद के लिए जो सदस्य जाते हैं, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा सामान्यतया अ, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से संपादित होता है। तो लोकसभा, विधानसभा, ये है प्रत्यक्ष, अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये सही है। राज्यों की विधायिकाओं के संबंध में, या हम कहें राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बात समझो फिर से, दोनों का मतलब क्या है? यहाँ दोनों का मतलब है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। कथन दूसरा कह रहा है कि राज्यों की जो विधायिकाएं होती हैं वो प्रेसिडेंट की चुनाव में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनका कोई महत्व नहीं है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला सही होगा। 80 नंबर में आ जाओ। 80 क्या कह रहा है? 80 कह रहा है कि ये दो कथन नीचे दिए गए हैं, इनको पढ़ो और बताओ। सबसे पहला कथन कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह होगा। तो ये तो कथन सही है। आपसे अगर यही स्टेटमेंट बदल देता और कहता कि राज्यसभा का सदस्य उसे होना चाहिए, तो गलत हो जाता। हाँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए आप में। पहला सही है। दूसरे में आओ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये कारण भी सही है, अर्थात ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? हाँ। अच्छा, ये तो बात हो गई उपराष्ट्रपति की। अगर हम बात राष्ट्रपति की करें,
देखो जरा, यहाँ पे आओ। मैं आपको लिए चलता हूँ प्रेसिडेंट के चुनाव में। प्रेसिडेंट के चुनाव यानी राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है या चुनता कौन है? तो आप बताओगे निर्वाचक मंडल। अब सवाल ये आया कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो हमेशा याद रखो इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा विधान सभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा इसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होता है दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य। अब एक सवाल और आया, याद रखिएगा विधानसभा के सदस्य मैंने लिखा है, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा। अब एक सवाल और आया कि यहाँ पर तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे राज्यसभा में आपको पता होगा, हालांकि अब तो लोकसभा या विधानसभा में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। क्या मनोनीत लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं? आप बताओगे नहीं। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ। वहीं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होगा, उसमें निर्वाचित भी होंगे और इसके अलावा मनोनीत भी होंगे। दोनों में ये अंतर याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है ये इस प्रकार के सवाल, ठीक है? अच्छा, एक उपराष्ट्रपति के बारे में एक टर्म का यूज किया जाता है। देखो, मैं बात करूं अगर उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को एक नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस हाइनेस। हाइनेस एक ऐसी महारानी जो आवश्यकता से अधिक है। इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं होता है। काम इसका क्या होता है? राज्यसभा में सभापतिगिरी करना, यानी राज्यसभा का सभापति। अगर लोकसभा का जैसा सब अध्यक्ष होता है, अगर वैसा ही राज्यसभा का सभापति हो जाता तो कोई बात नहीं होती, सब आराम से काम चलता। इसीलिए इनको कहते हैं सुपरफ्लुअस हाइनेस, ठीक है? चलिए, वापस आ जाओ अपने सवाल में। सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, 81 नंबर कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है ना? हाँ, ठीक है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, दोनों सदन आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का सी। आगे बढ़ो जरा, 82 देखो। 82 में कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है? बी पार्ट 82 का। अच्छा, मैं आपसे दो आर्टिकल्स डिस्कस करता हूँ, ये दोनों आर्टिकल्स आप याद रखना। कौन कौन? अनुच्छेद, दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 63 और एक अनुच्छेद है 64। अच्छा, ये जो आर्टिकल 63 है ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है? वहीं अगर हम 64 के पास चले जाएं तो ये क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति। ये कहाँ का होगा पदेन सभापति? हमेशा याद रखो, राज्यसभा का। और जो काम करेगा उसी काम का इसको वो वेतन मिलता है, ठीक है? हाँ, वापस आ जाओ। 82 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 83 देखो, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। 83 का हो जाएगा बी पार्ट। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल नंबर है 67। इस 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ एक अनुच्छेद के पास, ये अनुच्छेद भी आप याद रखोगे। 67 पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। 67 ये क्या कहता है? ये उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद मुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। अच्छा, कार्यकाल तो सबको समझ में आता है, 5 साल का होता है, लेकिन पद मुक्ति का मतलब क्या है? पद मुक्ति का सीधा सा तात्पर्य है इसे राज्यसभा द्वारा हटाया जाता है। राज्यसभा द्वारा इसे हटाया जाएगा। और कितने दिन पूर्व सूचना के?
पूर्व सूचना कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन की पूर्व सूचना के इसे राज्यसभा के द्वारा प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। इसमें कौन-सा बहुमत इस्तेमाल किया जाता है? प्रभावी। स्पेशल बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत क्या होता है? ये सारी की सारी बातें हमने आपको बताई हुई हैं। ठीक है? 83 का बी पार्ट सही हो जाएगा। 84 में आ जाओ। 84 84 कह रहा है कि कौन-सा कथन असत्य है, गलत है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना। क्या? देखो बात अगर उम्र की करें, तो अगर आपको लोकसभा में जाना हो, उम्र याद रखना, अगर आपको लोकसभा में जाना हो, इसका इलेक्शन लड़ना हो, तो उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको विधान सभा में जाना हो, तो उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा में जाना हो, इसका इलेक्शन लड़ना हो, तो उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको विधान परिषद में जाना हो, तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको पंचायती राज के इलेक्शन लड़ना हो, तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना हो, प्रेसिडेंट बनना हो, तो आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना हो, यानी हिंदी में कहते हैं इसको उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना हो, तो उम्र 35 साल होनी चाहिए। अगर आपको क्या बनना हो? प्रधानमंत्री बनना हो, प्रधानमंत्री, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री लोकसभा से भी आ सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, जैसे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे और भी कई सारे लोग। तो अगर लोकसभा से आ रहा है तो 25 साल मिनिमम, राज्यसभा से 30 साल मिनिमम। और अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर मुख्यमंत्री की जो मिनिमम उम्र होती है 25 साल, हालांकि 30 साल भी हो सकती है, वो निर्भर करता है सदन के ऊपर। ठीक है? तो ये सारी उम्र सीमाएँ हैं, आपको एज़ इट इज़ याद रखना चाहिए। आगे फिर हम लोग जैसे-जैसे डिस्कस करेंगे, न्यायपालिका के बारे में, वहाँ भी हम उम्र सीमा के बारे में आपको स्पष्ट करेंगे, कितने साल तक पद पर रह सकते हो। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? याद रखो, ऐसे फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। ऐसे सवाल गलत होते हैं, तो आप कहीं न कहीं बहुत नीचे गिरते हो जाके रैंक में। तो पहला सही है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। गलत पूछ रहा है ना कथन। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो जाएगा। चुनाव राष्ट्रपति क्यों करेगा इसका? है ना? इसका चुनाव तो मंडल करेगा, निर्वाचक मंडल। 84 का ये गलत हो जाएगा। ठीक? और निर्वाचक मंडल करेगा तो वो कैसे होगा? लोकसभा और इसके अलावा राज्यसभा के दोनों सदस्य, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू थे, ये भी सही है, सी पार्ट गलत होगा। नेक्स्ट देखो 85 85 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। एक मिनट, फिर से पढ़ो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता का सदन का मतलब होता है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने की। तो पहला गलत है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, सेकंड सही है। तीसरे में आ जाओ। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, 5 साल का होता है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग शब्द के लिए ये राष्ट्रपति के लिए वैलिड है। प्रेसिडेंट इससे हटाया जाता है। जबकि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो राज्यसभा द्वारा पहल की जाती है, फिर लोकसभा की सिफारिश पर इसे हटाया जाता है। ठीक है? प्रभावी बहुमत के द्वारा। तो चौथा गलत है, 2 और 3 केवल सही होगा। केवल और केवल 2 और 3। ठीक? बी पार्ट। 1 मिनट, जस्ट वेट। पूछा क्या है आपसे? क्या है कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला और चौथा वाला, ये गलत है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 और 4, ये दोनों गलत है। ठीक? अब आ जाओ 86 में। 86 में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की गई घोषणा से पूर्व अगर उपराष्ट्रपति ने कोई काम किया है, तो किए गए कार्य विधि मान्य होंगे। बिल्कुल सही है ना? दूसरे में आओ। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य
विधि मान्य नहीं होते हैं। किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। विधि मान्य होते हैं। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 71 का क्लॉज 2। ठीक है, इसको आप फिर से पढ़िए, रिवाइज करिए इसको। और इसमें केवल और केवल पहला सही होगा, केवल एक। 87 देखो, 87 में क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास अपना कोई काम नहीं होता है। वो काम करता है राज्यसभा का, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वो काम करता है। तो दूसरा भी सही होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर प्रेसिडेंट हमारा बीमार हो जाए या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर इसको काम करना कर पड़े उपराष्ट्रपति को, तो वो उसके कार्यों का संपादन करता है। और जिस रूप में वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, उसी आधार पर इसे वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, पद स्थिरीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में वो काम करता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे कथन सही है, डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। 88 देखो, यदि किन्हीं कारणों से भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्य का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यानी अगर राष्ट्रपति ना हो तो इसके स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। तो इसके संबंध में कौन से कथन सही है? ये कथन आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ो। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बना रहेगा। क्या ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 88 फिर से पढ़ो। क्या ऐसा वाकई में है? नहीं। हमेशा याद रखो, उपराष्ट्रपति जब भी कभी राष्ट्रपति बन जाएगा, प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, ये सभापति नहीं रहेगा। ठीक है। तो 88 का पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरे में आओ। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। हाँ, ठीक है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का पद निर्वहन करते हैं। हाँ, ये भी सही है। ऐसी ये घटना हुई भी थी। कब हुई ये घटना और कौन व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हुए भी ये हमारे प्रेसिडेंट बने थे? बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो दूसरा और तीसरा सही है, सी पार्ट। ठीक है। 89 देखो, 89 में क्या कह रहा है? 89 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के द्वारा हटाया जाएगा। राज्य परिषद का मतलब है राज्य सभा। ठीक है। इसी के द्वारा। फिर इसके बाद लोकसभा की भी अनुमति ली जाती है। देखो 90, इसमें कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। हमेशा याद रखो, केवल और केवल राज्यसभा में। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जिसका को वो सदस्य ही नहीं होता है? ये एक अच्छा सवाल है। कैसा? दरअसल राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये होता कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं। हमेशा याद रखो, नहीं होता है। और इसी आधार पर ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक ऐसी संस्था यानी राज्यसभा जिसकी अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य ही नहीं होता है, यानी राज्यसभा ये संस्था है। और कौन अध्यक्षता करता है? ये करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे बढ़ो जरा, 92 में आ जाओ। 92, 92 कह रहा है कि नीचे दिए गए ये युग में है, बताइए कि कौन से दो महानुभाव हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत थे? दरअसल इनमें से एक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये यूएसएसआर में राजदूत थे। और वीवी गिरी, वीवी गिरी साहब ये सिलोन में राजदूत थे, सिलोन में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 93, 93, 93 में कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो हिदायतुल्लाह क्या ये भारत के राष्ट्रपति रहे? सॉरी, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? हाँ। फखरुद्दीन अली अहमद क्या ये रहे हैं? अली अहमद साहब नहीं रहे हैं। नीलम संजीवा रेड्डी साहब भी नहीं रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जितने भी नाम हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एम हिदायतुल्लाह ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो ऐसे निर्विरोध, निर्विरोध।
इसके बाद एक और शख्स आए हैं, इनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो हैं ये भी निर्विरोध रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और एक हैं एस राधा कृष्णन। राधा कृष्णन ये निर्विरोध रहे हैं। ठीक है, ये भी निर्विरोध रहे हैं। वापस आ जाओ। सही उत्तर हो जाएगा एक और चार। 94 में देखो, 94 फोर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% कर दिया गया था। इसके लिए आप सबको पता होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो अधिनियम था ये कब आया था, 2003 में। और इसी के द्वारा दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से दो आर्टिकल? एक आर्टिकल है 75 क्लॉज 1 का ए, और दूसरा आर्टिकल है 75 क्लॉज 1 का बी। अच्छा, ये जो ए और बी है इनमें मुख्य अंतर क्या है? इसी में कहा गया है कि जो हमारी मंत्रियों की संख्या होगी, मंत्रियों की संख्या होगी वो होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, इतना इसके बराबर होगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पर दल बदल के बारे में बताया गया है, दल बदल। अच्छा, वापस आ जाओ अपने सवाल में। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए 96 में आ जाओ। 95 कह रहा है कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है। याद रखिएगा, कैबिनेट कह लो या मंत्रिमंडल कह लो, तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल दरअसल ये प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो इसमें होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। बी पार्ट इसका सही होगा। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? मंत्री स्तर के सभी मंत्री नहीं होते हैं, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक। 97 देखो, कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वो कब हुआ है? 1952। 1952 के बारे में आप सबको पता होगा, ये है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, 356 और 360, ये तीन आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे। और भी कई सारे आर्टिकल्स बताए थे राष्ट्रीय आपातकाल में। 352 दरअसल ये आपातकाल के आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 98 देखो, कह रहा है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, पूर्णतः नामित करने की बात की गई थी, लेकिन इनके लिए नहीं, ये संगठन की बात कर रहे थे, पूरे के पूरे संगठन की, अर्थात संगठन की स्थापना की बात की थी। तो पहला गलत होगा। दूसरे में कह रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। इसके इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। हाँ ठीक है, केवल और केवल दूसरा सही होगा, बी पार्ट। ठीक है। 99 देखो, 99 कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। प्रधानमंत्री के विषय में, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता नहीं होता है। देखो, अगर हम बात रबर स्टैंप की करें, रबर स्टैंप, तो ये राष्ट्रपति के लिए आरोप लगाया जाता है कि वो रबर स्टैंप है। मतलब कोई भी निर्णय इनका निर्णय नहीं होता है, कुछ निर्णयों को छोड़ के, जैसे वीटो वगैरह करने का अधिकार इनको दिया गया है। लेकिन आमतौर पर 99.9999% केसेस ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होती है। ठीक है। और कहा भी गया है संविधान में कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए। पहला गलत होगा। हमेशा याद रखो, जो वास्तविक नेता होता है, वास्तविक नेता ये होता है हमारा प्रधानमंत्री, और गैर वास्तविक या हम कहें नाम मात्र का नेता ये राष्ट्रपति होता है। वहीं सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार का मुखिया ये होता है। और अगर आपसे पूछे देश का मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इस प्रकार के स्टेटमेंट आपसे बनाए जा सकते हैं, याद रखो। दूसरे में आओ, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नहीं भाई, मंत्री है ना प्रधानमंत्री, तो संसद के प्रति जवाबदेही होती है इसकी। और आप सबको पता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार भी होती है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कि गलत हो जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि इसे हटाओ, इसे ना हटाओ।
प्रधानमंत्री की ही सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की ही सिफारिश पर राष्ट्रपति बहुत सारे अ, आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है ना? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का बोलबाला होता है। चौथे में आओ, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। हाँ, ये ठीक है, ये सही है। भारत का प्रधानमंत्री ये क्या होता है इसका? इसकी होती है नियुक्ति, याद रखिएगा। हमेशा याद रखो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। केवल प्रधानमंत्री की ही नहीं, बल्कि हर एक मंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, तो ये 100 क्वेश्चंस हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित और हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में पॉलिटी से संबंधित हर एक लगभग टॉपिक को कवर किया है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हो, आप यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी में आने वाली लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और आप वहाँ से जाके कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल या फिर यूपी स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, अन्य बैचेस। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।